संकट में आदमी अपनी मानवता क्यों ना खोए। जी, ये राहत सामग्री मेरी वैसी थी जैसे लंका विजय के समय भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय जो गिलहरी की भूमिका थी। नमस्कार, उज्जवल मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज विद उज्जवल। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे दौर में मजदूरों पर राजनीति हावी है। तमाम काफ़ी सारे दल मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं और बेबस मजदूर इस पलड़े पे भी हल्के पड़ जाते हैं और दूसरे पलड़े पर भी हल्के पड़ जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो दल विशेष से जुड़े हैं, किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, मगर इस संकट के समय में वर्ग दल राजनीति सबसे ऊपर उठकर समाज के लिए सहयोग कर रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, राजनीतिक पदों पर हैं, व्यवसायिक पदों पर हैं और उनके पीछे टेलीविजन के बड़े बड़े कैमरे भी पहुंच जाते हैं, वो जनता के सामने आ जाते हैं। मगर ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन समाज के लिए सेवा करने का जज्बा है। ऐसे संकट के दौर में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अपने समाज के लिए, आसपास के लोगों को कुछ सहयोग जितना उनसे बन पाता है वो करते हैं। और हम ऐसे ही लोगों को आपके सामने लाते हैं क्योंकि हम उन बड़े बड़े लोगों जिनके पीछे बड़े बड़े कैमरों का हाथ है, जिनको बड़े बड़े कैमरे कैच कर लेते हैं, ऐसे लोगों को हम नहीं पकड़ते हैं क्योंकि वो आपके सामने आ चुके होते हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो काम तो अपने स्तर पे बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े कैमरों की नजर नहीं पड़ती है। तो हमारा कैमरा उन तक पहुंच चुका है और वो व्यक्ति हमारे सामने है। अब मैं आपको उस व्यक्ति का पहले परिचय कराता हूं। हालांकि वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो मुझे उसमें अच्छाई लगी, जो मैंने उसमें देखा, वो चीज थी उसकी जनता की सेवा का भाव। वो किसी बहुत बड़े पद पर नहीं है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना बन पा रहा है आर्थिक, सामाजिक, हर तरह का सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी हां, मिलाते हैं आपको प्रशांत त्रिपाठी से। जनपद कन्नौज के जलालाबाद क्षेत्र के जसोदा में रहने वाले इनकी माताजी अरुणा त्रिपाठी वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य 2000 में रह चुकी हैं। इनके पिताजी भी वार्ड नंबर 5 से श्री गोपाल त्रिपाठी जी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं 2005 में। इनका फैमिली बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं इनकी समाज सेविता के भाव पर चर्चा करने आया हूं। दिखाते हैं पहले आपको कुछ इनकी फ्लिप्स और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। तो क्या कर रहे हैं आप इस कोरोना महामारी के ऐसे संकट के समय में, क्या चल रहा है आपका? जब से ये कोरोना का संकट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा विश्व, भारत, यहाँ तक कि हमारा जिला, सब इससे प्रभावित है। और जब से ये कोरोना का संकट आया है तो उस समय से भारत में केवल एकमात्र चाह रहा था, भारत के अभी तो विश्व के सारे देशों के पास लॉकडाउन। भारत में भी पूर्णतः लॉकडाउन संभवतः 25 मार्च से कर दिया गया। और मैंने देखा कि मेरे ही क्षेत्र में कुछ लोग जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो शुरू के 8-10 दिन उनके सामान्यता ठीक निकले। 8-10 दिन के बाद समस्याएं आनी शुरू हो गई। ऐसी समस्याएं, भाई जिनके पास ग्रामीणांचल में खेत नहीं है, खेतीबाड़ी नहीं है, भाई मजदूरी का काम है और सारे काम बनते हैं, दैनिक मजदूरी से उनका जीवन यापन चलता था। जब दुकान भी बंद है और कहीं खेतों में भी काम नहीं है, कहीं मकान नहीं बन रहा, कोई निर्माण नहीं हो रहा, ऐसे में दैनिक मजदूरी वाले मजदूर परेशान हुए। तो भाई लाजमी है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने भी बताया कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। मेरे पिताजी ने जलालाबाद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का प्रतिनिधित्व किया है, हमारी माताजी ने भी किया है। तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी कि मैं ऐसे क्षेत्र के उन ज़रूरतमंद तक को लोगों तक मदद पहुंचाऊं जो वाकई में इस लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर
अपने सहयोगी अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसे लोगों को खंगाला। जब समस्याएं हमारे पास आईं तो मैंने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनवाई अपने क्षेत्र के तमाम गाँवों से कि कुछ जो वास्तव में बहुत ही परेशान, दैनिक मजदूरी करने वाले के पास परेशानियां बढ़ती गईं। तो लगभग मैंने अपने क्षेत्र के सभी गांवों को टच किया, उस वार्ड नंबर 5 के जहां का प्रतिनिधित्व किया गया है हमारे परिवार के द्वारा, और उन सभी ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई। राहत सामग्री में मेरा सूखा राशन था जी। वैसे बात कहूँ, ये राहत सामग्री मेरी वैसी थी जैसे लंका विजय के समय भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय जो गिलहरी की भूमिका थी। इतनी बड़ी महामारी में ये मेरी केवल उतनी सी ही भूमिका है जितनी उस समय गिलहरी की थी, लेकिन वो भी अमर हो गई। हाँ, उसका भी नाम हुआ, इतिहास में लिख गया। बिल्कुल। काम छोटा बड़ा नहीं, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। क्योंकि देश में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आगे आए, तमाम सामाजिक संगठन आगे आए, तमाम उद्योगपति आगे आए। उनको देखते हुए मैं अपनी इस भूमिका को उस गिलहरी की भूमिका के समान मानूंगा जी। मैंने लगभग 1500 से 2000 के बीच परिवारों बीच के लगभग 1500 से 2000 के बीच का आंकड़ा होगा, इतने परिवारों तक अब तक राहत सामग्री पहुंचाई। अच्छा प्रशांत जी, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित भी रहे हैं जी। तो जो राशन बंटवाया है आपने, ये किसी पार्टी विशेष का समर्थन था या आपका व्यक्तिगत था? भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो आप समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम चैनलों के माध्यम आपने देखा होगा। आपने जो किया, हाँ, ये जो था सेवा कार्य, ये मेरा व्यक्तिगत, हमारा अपना व्यक्तिगत था। इसमें मैंने सूखा राशन पहुंचाया, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, तेल की शीशी, आलू, और लोगों को जागरूक करने के लिए हाथ धुलने के लिए एक साबुन और फेस मास्क। ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्रयास था। मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से लोगों तक ये मदद पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अपना प्रयास था। ये आपके समाज के लोगों के लिए था, जिम्मेदारी बनती थी आपकी। हाँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होते हुए, जो कि मतलब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया हमारे परिवार के द्वारा, उस नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए ये मैंने अपने प्रयासों से ही सब किया। तो आपने अब जब आप जमीनी स्तर पर थोड़ा सा खुल के काम कर रहे हैं, अभी तक पहले भी आप करते रहे, हालांकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही रहा है, लेकिन अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है दैनिक मजदूरों की आगे आने वाले अब जो कुछ महीने आएंगे, कुछ साल आएंगे, उनकी क्या समस्या रहेगी? हाँ, वैसे एक बात है कि सरकार ने धीमे धीमे कामों को, उद्योगों को मंजूरी दे दी, लेकिन मंजूरी क्या, वो 30% स्टाफ के साथ काम करना है। हालांकि उसने बड़े पैमाने पे काम भी नहीं शुरू हो पाएगा अभी। कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन धीमे धीमे जैसे देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, मुझे लगता है इसको देखते हुए धीमे धीमे संकट छटेगा। और कहीं ना कहीं एक बात और है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि मुझे लगता है ये संकट, ये दैनिक मजदूरी का संकट जो है थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ग्रामीणांचल में खेतों में भी काम आ जाएगा। अभी खेतों में काम होगा, तमाम कृषिकार होंगे, धीमे धीमे शुरू भी हो चुके हैं। अभी आपने देखा कि गेहूं की कटाई उटाई का काम था, मजदूरों ने किया, उसमें उनका कुछ थोड़ा सा जीविकोपार्जन हो गया। मक्के की कटाई शुरू हो जाएगी अभी। ऐसे ग्रामीणांचल में तो कुछ ना कुछ काम शुरू हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने पाया है, मैं भी देखता हूँ, समाचारों में, अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि सरकारें भी हमारी प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है कि जो बाहर से आए मजदूर हैं उनको काम दिया जाएगा, मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तमाम तरीक़ों से जोड़ा जाएगा। और मुझे लगता है समाज के लोग भी जागरूक हैं। अब फिलहाल भारत, ये मतलब नया भारत है, नए भारत का स्वरूप है, इसमें भी लोग भी जागरूक हैं, लोगों को काम देंगे। मुझे लगता है समस्याएं धीमे धीमे कम होंगी। जी देखिए प्रशांत जी, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, आपने काम किया वो बहुत अच्छा था जी, बहुत उसकी भूल भूल प्रशंसा करता हूं, और इसीलिए मैंने आपको ढूंढा। मुझे लगा कि ऐसे लोगों को हमें निखार करके सामने लाना चाहिए, जिनके पीछे बड़े बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं। आपने व्यक्तिगत किया वो बहुत अच्छा रहा। आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे, उससे भी कुछ, और उसमें भी आप भारतीय जनता पार्टी जो कि पक्ष की सरकार है इस समय, जी। कुछ सवाल मैं उससे भी पूछना चाहता हूं। आप देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं जी, आपने तो देखा होगा ग्रामीण अंचल में अधिकतर प्रवासी मजदूर था जो बाहर गया हुआ था और फिलहाल में वापस लौट रहा है जी। ठीक है, किसान था, वो अपने खेतों में काम करता था, और मुझे नहीं लगता किसी किसान ने ऐसी कोई मांग करी होगी कि मेरे पास खाने को नहीं, कुछ नहीं,
थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती हैं, 19-20 का आंकड़ा रहा होगा। सबसे ज्यादा समस्या जो आई वो प्रवासी मजदूरों के साथ आई। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत सारे लाए, अच्छी बात थी, लाया गया उनको, लेकिन उनको सरकार ने उस समय अगर सरकार चेत जाती तो उनको किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता, उनको निकलने नहीं दिया जाता रोड पे, जिस तरह से सरकार ने किया। सरकार ये काम कर सकती थी बखूबी, मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे वहां पे कुछ क्या कमियां रही। और मैं उस बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ जनपद आपके कन्नौज स्तर की बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ क्या रहा वहां पे, क्यों नहीं हो पाया ये कि मजदूरों को वहीं कहीं जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता। सरकार इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वो रुपए उनके ऊपर खर्च किया जाता और वहां पे ये महामारी इतनी नहीं फैलती। आप देखिए कन्नौज में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता रेड जोन होने में भी कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो आप उस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मुझे लगता है आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उसके नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस पे क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? वरिष्ठ तो नहीं, वैसे तो युवा हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जुड़ाव का क्या? अगर देख लिया जाए तो अनुभव के आधार पर माताजी पिताजी रहे जी। हाँ पुराना। आपने जो बात कही है कि अगर ये सरकार पहले चेत जाती, जी, मुझे लगता है सरकार सही समय पे चेती। अच्छा आप एक बात देखिए कि हम चिकित्सा व्यवस्था में शायद 100 से भी कई नीचे पायदान पर खड़े हैं। जी। अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देश मतलब प्रथम पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है मतलब चिकित्सा व्यवस्था और तमाम टेक्निकल मामलों में भी विकसित है वो हमसे बहुत मतलब काफ़ी आगे हैं। जी। आज उन्हीं की स्थिति, वो इस कोरोना के संकट में कहाँ खड़े हैं, कितने परेशान है भारत। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि भारत सुरक्षित स्थिति में है। सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन का डिसीजन लिया और इस लॉकडाउन में जो आप जो करें प्रवासी मजदूर की अब समस्या खड़ी हो रही है, उस समय उनको निकाल लिया जाता। जैसा कि सभी लोग इस बात को उठाते हैं कि सरकार चेत जाती, उस समय उठा लेती। शायद मुझे लग रहा सरकार को भी ऐसा लगा होगा या देखने में कुछ ऐसा लग रहा, भारत में उतनी तेजी से उस समय कोरोना बढ़ नहीं रहा था, केसेस निकल के आ रहे थे, जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनमें वो संक्रमण पाया जा रहा था। जी। तो सरकार को ऐसा लगा होगा कि शायद कुछ दिन के लॉकडाउन के बाद काम सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा, फिर से ये लोग वापस जाएंगे अपने घर, फिर वापस आएंगे तो इनको काम भी पहला जो 21 दिन का लॉकडाउन था, सरकार को ऐसी संभावनाएं रही होंगी। लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहा 21 दिन के लॉकडाउन में नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्रवासी मजदूरों के जाने की नौबत नहीं आएगी। जी। मुझे ऐसा जहां तक लगता है। लेकिन क्या हुआ कि 21 दिन में हालात नहीं सुधरे। जी। और भारत भावनात्मक देश है, भावनाओं का देश है। संकट गहराना शुरू हुआ, जैसे संकट गहराना शुरू हुआ, केस सामने आए, मरीज बढ़े, और जैसा कि मीडिया ने दिखाया कि भारत में तो बड़ा, मीडिया जब दिखाती तो ओवरऑल पूरे विश्व का दिखा रही थी। मतलब लोग देख रहे थे कि अमेरिका इतना परेशान है, 1 लाख लोग मर गए, फलाना देश इतना परेशान है। तो देखते देखते ना इन लोगों तक भी खबरें पहुंची, सबने देखी, पूरे देश ने देखी। तो इस भावनात्मक दौर में लोग भावनाओं के साथ, लोगों को लगा इस संकट के दौर में हम कैसे भी अपने घर पहुंच जाए। इससे मतलब लोगों को खत्म हो गया कि हम रोजगार के लिए आए थे, क्या करने आए थे। तो ये भावनाओं के चलते लोगों का पलायन शुरू हो गया। ठीक है। सरकार ने व्यवस्थाएं जब तक जुटाई, लोग पलायन कर चुके थे, निकल चुके थे, और वो केवल भावनात्मक लगाव के कारण। भावनाओं का देश है, भावनात्मक लगाव है। लोगों को लगा कि संकट की घड़ी में मैं कैसे भी अपने परिवार के नज़दीक पहुंचूं। तो लोगों का क्या था कि पलायन लोगों ने शुरू कर दिया। सरकार ने जब तक सरकार ने व्यवस्थाएं की, लोग सड़कों पर आ चुके थे, हजारों के तादाद में मजदूर निकल चुका था पैदल। लेकिन फिर भी सरकार चेती, सरकार ने व्यवस्थाएं की, ट्रेन भाई एक बात है ना, ट्रेन का अपना रूट है, ट्रेन एक रूट से जाएगी। लोगों का पलायन था, वो कहीं से भी निकल लिया, प्रॉपर रूट तो उनका था नहीं पलायन करने वालों का। कैमरा पहुंचा तो पता चला कि फला हाईवे पर या फला सड़क के किनारे लोग हैं, वो पैदल पलायन कर रहे हैं। जैसे ही सरकार को पता चला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह मामला संज्ञान में लिया। देखा आपने होगा कि जैसे ही उनको पता चला कि हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहा है, उन्होंने तत्काल सारे जिलों को एक एडवाइजरी जारी की, अपना एक संदेश भेजा कि जिलाधिकारी, वहाँ के आला अधिकारी तुरंत उनकी व्यवस्था करें, उनके रुकने की व्यवस्था करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। और जो लोग पैदल जा रहे हैं या साइकिल रिक्शे से जा रहे हैं, उनकी साइकिल बस पर रख करके उनसे बस से उनकी प्रॉपर जांच होकर के उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, जैसा कि पहला जो स्टेप है थर्मल स्क्रीनिंग, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मरीज को छांट लिया जाता है। ये सारी चीजें करके उनको घर भेजने का पूरा प्रयास किया। चीजें बताई वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अगर ये 100% सतर्कता के साथ होती तब कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय में बहुत अच्छे मामले थे, उस पर हम नकार नहीं सकते उसको। लेकिन जिस तरह से आपने स्क्रीनिंग की बात बताई,
डॉक्टर्स की कुछ नाकामी हमें दिखी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कोरोना योद्धा हैं वो इस समय। मैं ऐसे कई सारे वीडियोस आपको दिखा सकता हूं जिस तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही हुई, किस तरह से स्क्रीनिंग करी जा रही थी। एक मुद्दा वो ट्रेन का मुद्दा उठा, मजदूरों की, कई सारे मजदूरों की बातें मैं आपको सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेन का किराया उन्हें खुद देना पड़ा। कई सारे, आप मतलब जिस क्षेत्र की बातें थे ना, क्वारंटीन की इतनी सारी शिकायतें मिल रही है क्वारंटीन सेंटर की, जिस तरह से सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, और वहां तो उन्हें 10 रुपए की चीजें भी नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से ये सारी समस्याएं हैं। खैर, उनका निवारण मैं चाहता हूं आपके माध्यम से आप इसको अवगत कराएं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताएं। ये चीजें ठीक होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आहत होती है। और आप देखिए, एक चीज मुझे बहुत आहत होती है जब मैं देखता हूं कि ये बीमारी बड़े बड़े लोगों के थ्रू आई और भुगतना आज किसको पड़ रहा है? छोटे छोटे लोगों को। मानते हैं, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। ये बातें थोड़ा पॉलिटिकल हो गई थी, लेकिन जायज थी ये। ना, बिल्कुल आप जायज थी। आप अब जमीनी स्तर पे काम किया है जी, ठीक है। अब आपको लगता है जिस तरह से ये प्रवासी मजदूर जो अलग प्रदेशों से आए हैं, आपको लगता है अब ये वापस जाएंगे? क्योंकि आप तो उनके बीच पहुंचे हैं, आप करीब 2-2,500 लोगों के बीच पहुंचे हैं, बिल्कुल, तो कुछ तो जाना होगा ना आपने उनसे। क्या था उनका कुछ कहना, वो आपके थ्रू जानना चाहता हूं मैं। अच्छा, वर्तमान समय में तो वो भयभीत है, परेशान है जी, क्योंकि जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर से, जो अभी शायद होली के त्यौहार पे यही सब मजदूर वापस आए हुए थे, अपने घरों पर आए हुए थे, अपने परिवार से मिल करके जस्ट पहुंचे ही होंगे। ऐसे में एकदम से ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई, भारत में लॉकडाउन हो गया, फिर वो लोग फंस गए। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जो संकट में जब वो वहाँ से आए, फिलहाल तो भयभीत हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। अभी जब डॉक्टर्स को नहीं पता, WHO को नहीं पता कि स्थितियाँ क्या होंगी, संकट ये और गहराएगा, कम होगा, क्या होगा, तो ऐसे में लाजमी है, स्वाभाविक है, वो लोग भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, नहीं जाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। लेकिन जब रोजगार भारत फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, पूरा भारत जब फिर से दौड़ने लगेगा, सारे काम शुरू हो जाएंगे, तो जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति को घर से निकलना होगा, और लोग निकलेंगे, जाएंगे, फिर से भारत का विकास का पहिया दौड़ेगा। और मुझे लगता है जैसा कि हम विकासशील भारत था, वो उस पहिए, उस गति में तेजी भी आएगी और भारत विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं, ये लोग बाहर जाएंगे जो समस्या, तो ऐसी समस्या फिर कभी आ सकती है। अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, लोकल वोकल की बात करी, स्वदेशी की बात करी, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाह रहा था जिला स्तर पे जी, जिला स्तर पे कुछ ऐसी चीजें शुरुआत करी जाए कि ये लोग बाहर ही ना जाए, ये अपने यहाँ रह करके कुछ काम करें। अच्छा, हाँ, ये एक बात और है जी, ये कोरोना का जो संकट है ना, इसने मुझे लगता है, मेरा मानना है, बात करिए, ये लोगों के जीवन की शैली को बदलेगा, बिल्कुल, लोगों के जीने के तरीके को बदलेगा, ये मेरा मानना है। मतलब लोगों की फिजूल खर्ची की आदत भी बदलेगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कई पीढ़ियों का दौर, मतलब 2-3 पीढ़ियों के दौर के बाद कभी ऐसा संकट, भयानक संकट लोगों ने देखा है। शायद हमारे पिताजी ने भी नहीं ऐसा संकट देखा है, मेरे बाबा ने भी नहीं देखा होगा। कई पीढ़ियों के बाद ऐसा संकट गहराया। मैं तो कहूँगा कि शायद आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय कहीं पलायन जैसी स्थिति रही होगी, उसके बाद ये पहला इतना भयानक संकट गहराया। तो इसको देखते हुए लोगों के जीवन की शैली बदलेगी, जीने का तरीका बदलेगा, और सरकारों को भी अपने यहाँ काम, अपने यहाँ यूनिट्स, अपने यहाँ काम, अपने यहाँ रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल की बात कही थी कि अपने यहाँ स्वदेशी उत्पादों को, तो मुझे लगता है ऐसे यूनिट्स सरकार लगाने की कोशिश करेगी। सरकार भी ऐसे, मतलब तमाम राज्यों की सरकारें ऐसे कोशिश करेंगी, हमारे राज्य की भी सरकार कोशिश करेगी, और करना भी चाहिए। ऐसा उत्तरदायित्व भी बनता है। जिस जनपद में जो कार्य शुरू हो सकता है, जैसे हमारा कन्नौज है, यहाँ इत्र से रिलेटेड काम शुरू हो सकते हैं, यहाँ आलू से संबंधित काम शुरू हो सकते हैं, तो ऐसे उद्योग अब समय की मांग हो गई, आवश्यकता हो गई, परिस्थितियों के हिसाब से अब वो समय आ गया, वो दौर आ गया है कि अब कन्नौज जैसे जनपद में भी यूनिट लगें, यहाँ भी कारखाने शुरू हों, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े, अपने ही घर में काम मिल सके। और प्रशांत जी, जिस तरह से मैं उम्मीद आपकी पार्टी और आपके माध्यम से करता हूं कि जब भी ये योजनाएं आए तो सिर्फ कागजी स्तर पर ना रहें, जमीनी स्तर पर हमें दिख जाएं। जिस तरह से कन्नौज के हालात फिलहाल मैं और आप और सभी लोग देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं। एक सवाल और आपसे उठता है, राजनीतिक सवाल है। जिस तरह से आपकी पार्टी को तो मैं टारगेट नहीं, क्योंकि मैंने हर एक पार्टी में देखा है, किस पार्टी की मैं बात कर दूं, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी से बैठे हुए हैं, तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी दिख रही है मुझे फिलहाल इस सवाल में, प्रशांत त्रिपाठी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तमाम काफी सारे मोदी किट, ठीक है,
आपने व्यक्तिगत किया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रशांत त्रिपाठी नहीं दिख रहे हैं, हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। मोदी किट, बीजेपी राशन सामग्री, बीजेपी राहत सामग्री, मोदी जी राहत सामग्री, ऐसे तमाम काफी सारे, और तमाम काफी सारे दलों ने भी चलाया। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, मैंने यहां पे देखा है, अपने जनपद स्तर पर देखा है कि यहां भी लोगों ने इस तरह से चीजें करी। लॉकडाउन चल रहा था, पैसा इन पोस्टर बैनर छापने में खर्च हुआ, झोले छापने में खर्च हुआ, वो पैसा सामग्री थोड़ी और आ सकती थी। और सबसे बड़ा समय लॉकडाउन के समय में जिस तरह से प्रिंटिंग मशीनरी, स्टेशनरी, सारे काम बंद थे, ये कहां से काम शुरू हो गए? ये लोगों ने, हो सकता है भाई, एक बात है कि जब हम कुछ करते हैं तो हर आदमी, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कुछ शो ऑफ हो कि मैंने कुछ किया तो लोग देखें, जाने मैंने क्या किया। हो सकता है ये जागरूकता का, मुझे लगता है ये केवल एक जागरूकता का माध्यम रहा कि मेरा नाम अगर किसी पेपर पर, पंपलेट पर या किसी झोले पर छपा है, वो प्रिंटिंग मशीनें बंद नहीं, हो सकता वो काम गुप्त रूप से हुआ हो, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र मुझे लगता है कि जागरूकता, कि ऐसे समाज के उन लोगों को भी जागरूक किया जाए जो सक्षम हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे नहीं आए, नहीं निकले समाज के लिए। जब वो देखेंगे फलाना व्यक्ति प्रशांत कुछ कर रहा है, झोले पर, देखा वो झोले पे बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा करके उसने काम किया है, तो हाईलाइट हुआ जा रहा है, समाज में आगे निकला जा रहा है। या कभी कभी लोग कहते हैं यार कि लोग कहेंगे कि मेरे पास ठीक था, मैं सक्षम था, प्रशांत ज़्यादा सक्षम था, प्रशांत ने कर दिया, मैं नहीं कर पाया, तो वो लोग भी जागरूक होंगे, वो भी निकलेंगे। मुझे लगता है ऐसी सोच रही होगी लोगों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, चाहे समाजवादी लोग रहे हों, चाहे बहुजन समाज के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों। ये जो आपने बताया ना, जो प्रिंटिंग वाला काम, ये मुझे लगता है केवल जागरूक करने का। भारतीय जनता पार्टी, मोदी किट या मोदी जी का संगठन के लोगों ने, अगर कहीं संगठन के लोगों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहीं अपने फैक्स वगैरह छपवा दिए, झोले छपवा दिए, उनमें सामग्री, राहत सामग्री दी मोदी जी के नाम पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी उद्देश्य यही रहा होगा कि कांग्रेस के लोग भी इससे जागरूक हों। समाज के लोगों ने भी, कई व्यापारिक संगठनों ने भी अपने झोले छाप दिए जिनका राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं था, उनके भी नाम वगैरह छपे हुए झोले थे, जैसा कि आप बता ही रहे हैं। मजदूरों का, हाँ, मजदूरों का जमीर तो जिंदा रहना चाहिए ना, इन सब चीजों से कहीं उनको आहत होते हैं ना, फोटो खींच के लोग डालते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, वो ठीक है, आप दिखाइए, क्योंकि ये आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ऐसे माध्यम है लोगों को जागरूक करने के, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर वक्त नहीं। आप एक बार दो बार ये काम कर सकते हैं, जैसा आपने किया। मैं देखता हूं आपकी फोटोज जो रहती हैं, मैं उसको देखता हूं, किसी इस तरह से आहत नहीं करती हैं, और इसलिए मैंने आपको ढूंढा, क्योंकि मैं ऐसे तमाम काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े कैमरे पहुंच जाते हैं, और मैंने देखा है बड़े बड़े पदाधिकारियों को, आपका वो काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको किया, और इसकी प्रशंसा करता हूं मैं आपकी। मैं आपसे कहूँ, मैंने अपने किसी भी फेसबुक पे, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपनी आईडी के माध्यम से एक भी फोटो संभवतः नहीं पोस्ट की। जैसा मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि मैंने अपने, हाँ, जो हमारे साथी थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगे हुए थे, हमारे युवा भाई लगे हुए थे, उन लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ डाल दी, उनसे भी मेरा कहना यही था, लेकिन कोशिश यही रही कि ब्लर करके व्यक्ति की फ़ोटो डाली गई, ना चेहरे दिखे, फिर भी, लेकिन इसका मकसद केवल एकमात्र था, लोगों को जागरूक करना। जी, जागरूकता आई, आपको लगा लोगों में बिल्कुल जागरूकता आई? हाँ, जागरूकता आई। इसका एक मैं आपको सीधी से उदाहरण बताता हूँ। जब मैंने ये काम, जब ये मैंने शुरुआत की जी, तो हमारे बगल में हमारे भाई हैं, नाम है आशुतोष वाजपेयी, हमारे भैया हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने शुरुआत में मेरी मम्मी से कहा कि चाची कहाँ, ये प्रशांत इस समय संकट गहराया हुआ है, कोरोना का संकट है, वो आप ऐसे भेज देती हो, ये चले जाते हैं, ठीक है, ये ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लेके जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रिस्क है। मतलब उन्होंने शुरुआत में टोका, कहा, लेकिन मैंने भी क्या किया, मैंने उस समय समाज, मतलब अपने समाज से उसको, अपने आप को दूर भी कर लिया था। केवल मैं सहयोग के लिए लोगों को जाता था, ग्लव्स वगैरह पहन करके तुरंत उसको उतारा, अपने कपड़े चेंज किए, नहाया धोया, जो कुछ, उसके बाद मैं घर पर ही रहता था, मैं मोहल्ले के लोगों से मिलता नहीं था जी, उनसे। और फिर मैंने कुछ ही दिनों के बाद, लगभग ये मेरा काम चला 1 महीना, 1 महीने के बाद हमारे भैया ने हमको बुलाया, बोले प्रशांत तुम्हारा कहाँ तक पहुँचा सेवा कार्य। अच्छा, उन्होंने मेरी तारीफ की, पूछा, बोले मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ तुम्हारा। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, तो बताओ इसमें उनका भी कुछ। 1 महीने के बाद वो उसे जागरूकता ही तो कहेंगे। बिल्कुल। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे सहयोग किया, कुछ सूखा राशन उन्होंने भी, मुझे भी आटा, तेल इत्यादि कुछ उन्होंने भी उपलब्ध कराया बांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जागरूक हुए। अगर मेरा लक्ष्य 1500 का था, 100 लोगों की अगर व्यवस्था उन्होंने कर दी तो वो लक्ष्य 1600 पहुँच गया। बिल्कुल। तो ये केवल जागरूकता ऐसे ही तो आई कि पेपर, फोटो और इन सब के माध्यम से।
ज़रूरी है ये आज के समय में, इस तरह से ज़रूरी है, ये बात की मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ, आपको प्रशंसा करता हूँ। इस समय जो संकट चल रहा है, ठीक है, इसके बाद का समय क्या कुछ कैसा रहेगा, उस पर अगर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँ आपके माध्यम से, वो क्या रहेगी? अच्छा, हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि जब कोई व्यक्ति बाहर से हमारे मोहल्ले या गाँव में आ रहा है जी तो मैं ये कहूँगा इस संकट में आदमी अपनी मानवता क्यों ना खोए। जी, मतलब इंसान को मानवीय बने रहना है। लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से पलायन करके आए हुए मजदूर को, जबकि वो प्रॉपर जांच के साथ आ रहा है, उसको सरकार ने थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की है, उसको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, वहाँ पर उसको चेक करने के बाद उसको प्रॉपर किट देने के बाद फिर घर भेजा गया। लेकिन फिर भी मैंने कई जगह पर ऐसी घटनाएं, लोगों ने उनको हेय दृष्टि से देखा, उनसे दूर रहने की कोशिश की, उनकी शिकायतें की। अगर उसने एक आध जगह कुछ ऐसा विषय आ गया कि कहीं हैंडपंप में पानी भरने चला गया तो वो व्यक्ति, तो लोगों ने उसको डांट करके हटा दिया, तुम बाहर दे आए हो। तो मैं कहूँगा इस दौर में व्यक्ति मानवता ना भूले, क्योंकि अभी संकट गहराया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम, ये देश, ये समाज आगे आपसी सहयोग और आपसी सद्भाव से ही बढ़ेगा। हमें आगे बढ़ना है तो आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव बनाए रखना है। और मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना के संकट के जाने के बाद फिर भारत पुनः पहले जैसा होगा। और मुझे वर्तमान स्थितियाँ तो ऐसी दिख रही हैं जैसे कि WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, श्री हर्षवर्धन जी को। तो ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं भारत का ये कदम विश्वगुरु बनने की ओर भी बढ़ चुका है। सब कुछ ठीक होगा, सारी समस्याएं दूर होंगी, समाज फिर एकजुट होकर के आगे निकलेगा, सबके मन से ये भय दूर होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी दर्शकों की कि प्रशांत त्रिपाठी जी को लाया जाए, उनसे रूबरू कराया जाए, और काफी सारे लोगों का ये था। तो क्या कुछ मैसेज आप दर्शकों को देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे इस महामारी के संकट में क्या कुछ कैसे करना है आपके माध्यम से? हाँ, पहले तो उन सब भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने उज्जवल जी को ये बोला कि कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ साक्षात्कार हो जाए, मेरी भी बातें सामने आएँ, मुझको सुनना चाहते थे, मेरी बात जानना चाहते थे, मैंने क्या किया सब देखना चाहते थे। उन सभी युवा भाइयों का आभार। और मैं आपके माध्यम से बस यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी मैंने जब बोला कि मानव, सबसे पहली बात मैं फिर से उसी पे जोड़ दूंगा कि व्यक्ति को इस संकट में मानवता नहीं भूलनी, अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, कोई बाहर से आया प्रवासी मजदूर है, किसी ऐसी जगह से आया, मुंबई से, गुजरात से, दिल्ली से, जहाँ पर कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे अमानवीय हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये देश, ये समाज सद्भाव और प्रेम से, स्नेह से ही आगे बढ़ेगा। तो पहला तो मेरा संदेश ये है कि आप मानवता को बनाए रखें और ऐसा करें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो उसको समझाएं, उसे जागरूक करें कि भैया ऐसा है कि आप बाहर से आए हुए हो, कोई बात नहीं, आप सुरक्षित हो, सरकार ने आपकी जांच की है, कभी कभी लक्षण बाद में उभर के आ जाते हैं। आप उससे आग्रह कर सकते हैं भैया आप 14 दिन तक अपने घर में रहें, हो सकता है उसका घर छोटा है, अलग कमरे में नहीं रह सकता, आप उससे आग्रह कर सकते हैं। गाँव, बहुत बड़े गाँव में बगीचे हैं, बाग हैं, आप उससे कह सकते हैं आप भोजन इत्यादि करने के बाद बाग में निकल जाएँ, वहाँ थोड़ा दिन बिता लें, 8-10 दिन गाँव में ये दिन बिताए जा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि दूसरे जो बड़े बड़े शहरों में लोग पलायन कर, जो मजदूर गए थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे 8-8, 10-10 लोग, लेकिन गांव में भले वो मकान छोटा है फिर भी बाग आग वगैरह, बाग बगीचे से काम चल सकता है। लोगों से आग्रह कर सकते हैं आप वहाँ रुक जाएं, थोड़ा सा 14 दिन समाज से, थोड़ा सा केवल समाज के हित में उनसे दूर हो जाएं, ऐसा उनसे आग्रह कर लें, ना कि उनका अमानवीय व्यवहार करें। बात बाकी जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें और लोग जागरूकता अभियान चलाएं। अभी बाजार खुलने शुरू हो गए, सरकार ने आदेश कर दिया है कि कुछ एक साइड की लाएँ, एक साइड की दुकानें एक दिन, दूसरी साइड की दुकानें दूसरे दिन, या कुछ चीज़ों की दुकानें इस दिन, कुछ चीज़ों की दुकानें इस दिन। तो मैं चाहूँगा कि लोग निकलें। कभी कभी होता है कि दुकानदार गोले बनाए, बिगड़ गए, भूल गया, तो निकलें, खुद निकलें और उन गोलों को बनाएं, लोगों को जागरूक करें। सड़क पर किसी को पास कहीं दुकान पर लोगों को पास खड़ा देख लें, उनसे निवेदन कर लें, आग्रह कर लें कि आप दूर खड़े हो जाएं, इस समय इस महामारी में सहयोग करें, इस आपदा से कैसे निकला जाए, इसमें आप अपना योगदान दें। तो लोगों को जागरूक करें, जागरूकता ही इसका सही उपाय है। बिल्कुल, वास्तविकता प्रशांत जी ने ये जो बातें हमें बताई हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा, सरकारें पे भरोसा पूरा करके नहीं बैठ सकते हम अपने ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पे भरोसा करके नहीं बैठ सकते हैं। इनिशिएटिव हमें खुद लेने पड़ेंगे, समाज में आगे खुद आना पड़ेगा, खुद से पहल करनी पड़ेगी। लोगों से निवेदन करिए,
बाहर निकलिए तो कवर्ड होकर के निकलिए, क्योंकि फिलहाल अगर दुकानें खोल दी गई हैं, लॉकडाउन में कुछ छूट दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाकर झुंड बना करके और लोगों के साथ उठक बैठक करने लगे जैसा कि पहले करते थे। वो चीजें अभी नहीं करनी है, आपको सतर्कता के साथ सावधानी से सुरक्षित रह करके चीजें करनी है। और जो प्रशांत जी ने संदेश दिया है आपको कि मानवता नहीं भूलनी है हमें बिल्कुल भी, ये बहुत जरूरी विषय है और इस विषय को हम जितना लंबा खींचे वो बहुत जरूरी चीजें है फिलहाल के समय में, क्योंकि अमानवीय व्यवहार, एक महामारी हमें अमानवीय नहीं बना सकती है, हमें इंसान से जानवर में नहीं परिवर्तित कर सकती है। हमें मानव बने रहना है, इंसान बने रहना है, जो हमारा नेचर है उसको पालन करते रहना है और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है और सावधानी से रहना है। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी जी। इनका जो भी चीजें देखी आपने, जो भी समाज सेवा का भाव देखा, क्योंकि मुझे इनमें कुछ चीज दिखी इसलिए मैं इनको लेकर के आया, और वो चीज थी एक पार्टी विशेष से जरूर जुड़े थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि पूरा पार्टी को ही समर्थन लेकर के फिर चीजें की हो। व्यक्तिगत था, समर्थवान थे इतने कि चीजें कर पाए, अपने बहुत बड़े स्तर पर नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ किया, करोड़ों लोगों और लाखों लोगों के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ बैठे, लेकिन काम किया उनके लिए। ईश्वर ने अगर इतना सामर्थ्य दिया था तो उसका सदुपयोग प्रशांत त्रिपाठी ने किया। और मैं ऐसी आशा और आकांक्षा सभी से रखता हूं कि अगर आप में सामर्थ्य है, ईश्वर ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आप किसी के काम आए, तो आपको क्षण भर भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्रशांत त्रिपाठी के इन विचारों को आपको अब सब तक फैलाना है, सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि ये विषय बहुत जरूरी थे जिन पे बात करनी फिलहाल में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और लोगों तक इनकी पहुंचाना भी एक बहुत जरूरी काम है। और ये काम भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी देश हित में काम कर रहे हैं, कोरोना लड़ाई से लड़ने में आप भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलाएंगे आपको किसी एक ऐसे ही शख्स के साथ। देखते रहिए हमारा खास शो आज भी उज्जवल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत त्रिपाठी जी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को।